हेलो फ्रेंड्स। तो हम अब PT 365 का जो अपडेटेड मटेरियल है उसका एनवायरनमेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं। आई होप आपने इकोनॉमी वाला पूरा लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पिछली इकोनॉमी के बुक में भी थे, PT 365 में, और इस बार भी दिए थे, तो उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू एनवायरनमेंट लेक्चर। एनवायरनमेंट में पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेट रिजिलियंट ग्रेन्स। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में है कि इंडिया ने अभी रिजोल्यूशन एक स्पॉन्सर किया था, मतलब कि आप जो है 2023 को ऐसा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है हमारी, उन्होंने अभी रिसेंटली जो स्पॉन्सर किया था इंडिया ने, इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, अबाउट मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं जो सीरियल क्रॉप्स के जैसे ग्रो होते हैं एज अ फॉर ह्यूमन फूड एंड फॉडर। दो टाइप्स के मिलेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज़, कितना बड़ा ग्रेन साइज़ है उनका, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। तो मेजर मिलेट्स कौन कौन से होते हैं? जवार, बाजरा, रागी। एंड माइनर मिलेट्स होते हैं फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, प्रोसो एंड बार्नयार्ड मिलेट्स। ठीक है, तो कुछ मेजर और माइनर मिलेट्स के अलावा स्यूडो मिलेट्स भी होते हैं, जिसको अमरंथ, राजगिरा बोलते हैं, और बकव्हीट, कुट्टू। ठीक है, हिंदी में उसको कुट्टू बोलते हैं। ये जनरली ये जो मिलेट्स के बॉटनिकल फैमिली होती है उनके पार्ट नहीं होते, बट ये न्यूट्रिशनली सिमिलर होते हैं, बट ट्रू ग्रेन्स की तरह ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए स्यूडो मिलेट। ठीक है, तो स्यूडो मिलेट्स क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ बॉटनिकल फैमिली टू विच ट्रू ग्रेन्स बिलोंग। जिसमें से ट्रू ग्रेन्स बिलोंग करते हैं उनमें से नहीं है। हाउएवर दे आर न्यूट्रिशनली सिमिलर एंड यूज्ड इन सिमिलर वेज टू ट्रू ग्रेन्स। ठीक है, नाउ कम टू मिलेट्स इन इंडिया। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही हो गया कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, विथ 41.0% ग्लोबल मार्केट में उसका शेयर है। और 2017 से 18 तक मैक्सिमम जो हमारा मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है, मैक्सिमम एरिया जो मिलेट के अंदर आता है वो कौन से स्टेट का आता है? राजस्थान का, देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मेजर मिलेट्स जो है हमेशा खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं। आई होप यू नो अबाउट मानसून सीजन, खरीफ सीजन एंड राबी सीजन। तो ये 3 सीजन होते हैं। तो खरीफ सीजन में जो है मिलेट्स ग्रो हो करते हैं। ठीक है, और मिलेट्स जो है मोस्टली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे जो है बरसात ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो मिलेट्स का एरिया है वो कम है, सबसे कम है। फिर आप आते हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भी मिलेट्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, पर 10 to 20% महाराष्ट्र में होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा राजस्थान एरिया में होता है, क्योंकि वो एरिड रीजन है। ठीक है, इंडिया का पार्ट, इंडिया का एरिड रीजन है। ठीक है, नाउ कम्स टू बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। तो बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं? माल न्यूट्रिशन को कम करता है। ठीक है, क्योंकि रिच फाइबर होता है इसमें, तो मिनरल्स और वाइटामिन जो है कि वो बहुत मिलते हैं इस चीज़ से। न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्लूटेन फ्री होता है, तो डायबिटीज़ पीपल को नहीं होता। ठीक है, एंटी कार्सोजेनिक और एंटी हाइपरटेंसिव फूड होता है, हार्ट डिजीज़ वगैरह को प्रिवेंट करता है, और इन्फ्लेमेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तभी सब लोग बोलते हैं कि बाजरे का आटे की रोटी खानी चाहिए, ना कि टोटल वीट जो हमारा हो, टोटली वीट से बनी रोटी है उनको नहीं। तो इसलिए लोग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको यूज़ किए करते हैं। नाउ कम टू इकोलॉजिकल बेनिफिट। तो मिलेट्स जो है क्रॉप, वो सिक्वेस्टर है कार्बन का। जो भी हमारा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्बन को सिंक करता है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत यूज़फुल है। पर पैडी फील्ड्स जो होती है हमारी, राइस फील्ड्स, वो क्या करती हैं? मीथेन को एमिट करती हैं। ठीक है, बट ये जो है हमारे कार्बन को कम करता है। लेस वाटर इंटेंसिव होता है, बट राइस जो है हमारा, जैसे कि हम राइस को अगर देखा जाए तो वो 2.5 टाइम्स जो है अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, ड्रॉट एरिया में ग्रो किए जाते हैं, रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, और जनरली डू नॉट सकम्बम टू पेस्ट एंड डिसीज़। और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, और लो फर्टिलिटी सॉइल में, और ऑल्सो ग्लोइनिन, ऑल्सो जो है जो सॉइल है हमारी उसको रिक्लेम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? मिलेट्स को फेमाइन रिजर्व भी बोला जाता है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आया फेमाइन रिजर्व्स इनमें से किस क्रॉप को बोला जाता है, तो देन यू डेफिनेटली नो अबाउट इट कि मिलेट्स को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एज दे हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है ऑफ 65 डेज, तो वो 2 साल से भी ज़्यादा को ग्रो किए जा सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट इसके चाहिए फॉर प्रोडक्शन, एज दे डू नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको लो इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, हाई डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन है वो एस्टिमेटेड है 28.4 मिलियन मेट्रिक टन इन 2019। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड
द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, और मिलेट्स जो है फमाइन रिजर्व बोला जाता है मिलेट्स को, ठीक है, तो ये आप याद ही कर लीजिए। नाउ कम टू गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट मिलेट्स प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन प्रमोशन, ठीक है, जो कि 2011-12 में लॉन्च किया गया था, मिलेट्स को एज अ न्यूट्री सीरियल्स के जैसे प्रमोट करने के लिए, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है इंडिया की, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और ये किसका पार्ट है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पार्ट है। फिर इंटीग्रेटेड सीरियल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन कोर सीरियल्स आया, अंडर द मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के अंदर आया, जो कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा अंडर स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड सिस्टम। गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है न्यूट्री सीरियल्स को इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील स्कीम, ठीक है। सॉरी, गवर्नमेंट जो है ऑल्सो कंटिन्यू कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बाजरा को भी दिया जाएगा, मिलेट्स जो हमारे हैं उनको भी दिया जाएगा, और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करवाया जाएगा कि वो मिलेट्स जो है स्पेशली ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में मिलेट्स को ग्रो करें, ठीक है। गवर्नमेंट ने 2018 को भी डिक्लेयर किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आप किसको डिक्लेयर करने की बात बोल रहे हैं? 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोल दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि 2023 जो है उसको ईयर ऑफ मिलेट्स बोला जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिंडोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स। डिंडोरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। डिंडोरी जो है डिस्ट्रिक्ट है एक मध्य प्रदेश का। IFAD ने बोला है कि वहाँ पे जो है मिलेट्स को रिवाइव करना है, ठीक है, कि वहाँ के जो भी फार्मर्स हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, उनको बोलना है कि आप कोडोवॉर्स जो है 33.4% ऑफ मिलेट्स कंटेन करता है, जो कि वो आंगनवाड़ी सेंटर्स को MP में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो किस में हेल्प करेगा? न्यूट्रिशन गोल्स को हेल्प अचीव करने में, और हमारा जो मिलेट कल्टीवेशन है उसको रिवाइव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिंडोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ओके। नाउ लेट्स कम टू नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है? तो आप हमेशा क्लाइमेट से देखते हैं हर चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है, बट ये वाली रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की है। तो बी अवेयर अबाउट दैट कि इसमें आप गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जनरली हम क्लाइमेट से चीज़ें हमेशा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से जोड़ते हैं, बट ये जो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की है, ओके। सो नाउ कम टू अबाउट द रिपोर्ट। द रिपोर्ट जो है वो करंट क्लाइमेट स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वल्नरेबिलिटी है वो कंटेन करता है, और उसके लिए असेसमेंट बताते हैं कि आप कैसे उन वल्नरेबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल इंडिया असेसमेंट जो है रिपोर्ट जो है सारे मोस्ट वल्नरेबल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को इंडिया में विथ रिस्पेक्ट टू करंट जो क्लाइमेट रिस्क है उसके हिसाब से रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है स्टेट्स को, और जो है कौन से इंडेक्स है? वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से, ठीक है। असेसमेंट जो है वो बेस्ड किस पे है? कॉमन सेट ऑफ इंडिकेटर्स और मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो है प्रायोरिटाइज करेगा इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एडॉप्शन में, क्लाइमेट एडाप्टेशन करिए आप, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है स्टेट और यूटीज़ गवर्नमेंट का इसके अंडर है। ये जो है पार्ट किसका है? दो नेशनल मिशन का पार्ट है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज जो है एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसके अंदर 8 स्कीम्स आती हैं, उनमें से 2 स्कीम जो है इसका पार्ट है, जिस पे ये हमारा असेसमेंट सर्वे जो है बेस्ड है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम इस पे बेस्ड है। ये क्या करेगा? जो भी हिमालयन ग्लेशियर्स जो है हमारे मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, और हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है हिमालयन रीजन में उनको प्रोटेक्ट करेगा। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्या करेगा? डायनेमिक और वाइब्रेंट नॉलेज बिल्ड कर सिस्टम बनाएगा, जो कि नेशनल पॉलिसी और एक्शन को सपोर्ट करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से बन रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं और ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना ये जो है इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। तो ये 2 मिशन पे कौन कौन से बेस्ड है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो है रिस्क असेसमेंट इसका पार्ट है। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो किस पे बेस्ड है? जो 5th IPCC रिपोर्ट आई थी उस पर बेस्ड है। IPCC आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो
IPCC की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 5th रिपोर्ट थी उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू सम की इंडिकेटर्स। तो इसमें की इंडिकेटर्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये कौन रिलीज़ करता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जर्मन वॉच रिलीज़ करती है, जो कि जर्मनी की थिंक टैंक है। ये क्या करती है, वनरेबिलिटी और एक्सपोजर बताती है किसी कंट्री का कि वो कितना वनरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया जो है, इंडिया का रैंक जो है 2021 में कितना हो गया, 7th रैंक हो गया। पहले कितना था, 5th था, अब 7th रैंक हो गया है। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है 2008 में अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसके अंदर 8 एम्बिशियस गोल्स आते हैं। तो दीज आर द 8 एम्बिशियस गोल। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर sustaining the Himalayan ecosystem, and national mission on strategic knowledge for climate change. So these are the 8 mission comes under NAPCC. Now come to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. तो ये किसने क्रिएट किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है 1988 में इसको क्रिएट किए थे। इसमें करंटली कितने मेंबर है, 195 मेंबर्स हैं। और ये जनरली साइंटिफिक जो रेगुलर असेसमेंट करता है जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर रिस्क बताता है, उनके अडाप्टेशन के लिए बताता है, उनके मिटिगेशंस के लिए बताता है। और एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, IPCC खुद की रिपोर्ट नहीं पब्लिश करता। वो जो है जो भी IPCC खुद की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, बट वो डेटा जो है वो किसी और से लेते हैं, वो खुद का डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो IPCC ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू की इंडिकेटर्स ऑफ द असेसमेंट। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, इनकम जो है नेचुरल रिसोर्सेज से कितना जा रहा है, ठीक है। विमेन पार्टिसिपेशन कितना है वर्कफोर्स में। फिर एग्रीकल्चर में आएंगे तो हॉर्टिकल्चर का शेयर कितना है एग्रीकल्चर में, मार्जिनल और लैंड होल्डिंग का क्या है, ठीक है। वेरिएबिलिटी क्या है फूड ग्रेन्स की, क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर कितना एरिया है। फिर बायोफिजिकल में आएंगे लैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है पर 1000 रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे तो मनरेगा का इंप्लीमेंटेशन, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी। हेल्थ में आएंगे डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, वेक्टर बॉर्न डिसीज एंड वाटर बॉर्न डिसीज। तो दीज आर की इंडिकेटर्स जो कि यूज हुए हैं अंडर दिस असेसमेंट। नाउ कम टू की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। तो स्टेट लेवल वर्नेबिलिटी इंडाइसिस की बात करें तो जो हमारा इंडाइसिस है वो कितना वेरी होता है, स्मॉल रेंज में वेरी होता है 0.42 to 0.67, जिसका मतलब है कि सारे स्टेट्स जो हैं उनको डील करना चाहिए रिलेटेड टू वर्नेबिलिटी कि वो कितना वर्नरेबल है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। नाउ कम टू डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्नेबिलिटी इंडाइसिस। तो इंडाइसिस जो है उसका स्मॉल रेंज है 0.34 to 0.75। आसाम, बिहार और झारखंड है ओवर 60 डिस्ट्रिक्ट है, 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाई वर्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। फिर आते हैं वर्नरेबिलिटी इंडाइसिस। तो ये क्या है, रिलेटिव मेजर है जहाँ पे ये बताता है कि जो हमारे सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो वर्नरेबल हैं, बट कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ज़्यादा वर्नरेबल है रिलेटिंग टू अदर्स। अगर बात की जाए तो उनमें जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाए अडाप्टेशन और मिटिगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द नेशनल क्लाइमेट वर्नेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकालती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड दिस इंडेक्स एंड दिस इज़ वर्नेबिलिटी इंडेक्स। कैसे हैं हाई वर्नेबल वर्नेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार हो गए, ठीक है। रिलेटिवली मॉडरेट वर्नेबल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि अंदर कंट्रीज़ हैं। फिर लो वर्नेबिलिटी जो हैं ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला हो गए और ये सब हो गए, ठीक है। नाउ कम टू इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्नेबिलिटी असेसमेंट जो है किसने किया, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है ICAR का है, उसने किया। ये फाइंडिंग्स क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रेवेट कर रहा है प्रॉब्लम्स किसकी लैंड डिग्रेडेशन की, मार्केट वॉल्टेलिटी की, इनपुट कॉस्ट राइज हो रहा है, ठीक है। एडेड इनपुट्स जो हैं हमारे बढ़ रहे हैं। रेनफेड राइस यील्ड्स जो है वो मार्जिनली रिड्यूस हो रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है बाई 1 to 1.3 डिग्रीज इंटू 56 डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप्स की और लाइफ स्टॉक फिश की वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रही है विथ इम्प्लीकेशन ऑन फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ कम टू इंडिया का जो है थर्ड बायएनियल रिपोर्ट टू UNFCCC। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट का जो है क्लाइमेट चेंज से। इंडिया जो है अभी थर्ड बायएनियल रिपोर्ट जो है UNFCCC को सबमिट किया है। तो बायएनियल का मतलब यहाँ पे होता है कि 2 साल में एक रिपोर्ट, ठीक है। 2 years में वंस इन अ 2 years, ठीक है। तो बायएनियल रिपोर्ट जो है 3 अभी इंडिया ने सबमिट किया है कि वो जो है अपनी जो वॉलंटरी
डिक्लेरेशन किया था उन्होंने कि 33 to 35% जो है एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस करेंगे बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो अभी जो है इंडिया ने 2020 में कितना रिड्यूस करने के लिए बोला था कि 20 to 25% रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी। तो उन्होंने बोला कि हमने जो है डिक्लेरेशन को अचीव कर लिया है, हम उस पर ट्रैक पे हैं कि हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या बोलता है, रिपोर्ट किसने सबमिट की है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सबमिट की है, जो कि ऑब्लिगेशन है UNFCCC के अंदर कि आपको इंडिया का INDC टारगेट आपने पढ़ा होगा, 3 टारगेट जो है मेन इंडिया के, उनमें से एक टारगेट जो है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना भी है। तो UNFCCC का ऑब्लिगेशन है कि उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में इंडिया ने क्या बोला है कि वो जो है उसके ट्रैक पे है, जो एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा बाय 20 to 25% जो है, इसको अचीव करने के ट्रैक में है, वॉलंटरी जो डिक्लेयर किया था इंडिया ने। तो की अचीवमेंट्स देख लेते हैं। इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP की रिड्यूस हुई है 24% बिटवीन 2005 to 2016। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है सोलर एनर्जी की इंडिया में वो इंक्रीज़ हुई है 14 टाइम्स टू 36.91 गीगावाट इन नवंबर 2020। क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है एक्सक्लूडिंग हाइड्रो, अगर बात करें एक्सक्लूड कर दें हाइड्रो को, क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें जो है हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सब चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रो को वो करके वो इंक्रीज़ हुआ है 2.6 टाइम्स टू 90.39 गीगावाट इन नवंबर 2020। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 1.65%। परफॉर्म अचीव ट्रेड एक स्कीम है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, वो भी हमारी जो है टोटल सेविंग कितना हुआ है 13.28 हुआ है। रिडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर एमिशन में, हैज़ बीन अचीव ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर वगैरह हम यू कर रहे हैं, राइस इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं, नीम कोटेड यूरिया यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको यूज़ करने के बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जो एमिशन होता था वो भी रिड्यूस हुआ है। नाउ कम टू इंडिया का INDC टारगेट क्या क्या है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, तो USD 31 मिलियन जो है इन 2012-2017 इंडिया ने स्पेंड किया है फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड बिहेवियर्स। एमिशन रिडक्शन टारगेट क्या है कि 33 to 35% जो है हमको 2005 लेवल पे 2030 तक हमको रिड्यूस करना है हमारा एमिशन इंटेंसिटी, जो कि अभी इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि वो वॉलंटरी जो है जिसने डिक्लेयर किया था। तो GDP का जो है एमिशन इंटेंसिटी 20 to 25% जो है बाय 2020 वो उस पर ट्रैक पे है कि उसको रिड्यूस कर लेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो है और कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज USD 2.5 ट्रिलियन जो है 2015 to 2030 इंक्लूडिंग नेशनल क्लीन एनवायरनमेंट फंड जो है 170.84 बिलियन को लॉन्च किया। एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएशन मतलब 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट टू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 जो है उसको भी हमको करना है। क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन में आते हैं तो नेशनल एडाप्टेशन फंड जो है इंडिया ने लॉन्च किया विद कॉर्पस कितना 3500 मिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग प्रोग्राम्स वगैरह में इन वल्नरेबल सेक्टर्स। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन क्या बोला था, तो वो क्या करेंगे, नॉन फ्यूजल फ्यूल्स जो शेयर्स हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज़ करेंगे टू 40% ऑफ एनर्जी मिक्स बाय 2030। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 30 गीगावाट से कितना करेंगे 175 गीगावाट करेंगे 2021-22 तक। अदर जो है लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल थ्रू सस्टेनेबल लिविंग। तो दीज आर द INDC टारगेट ऑफ इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए INDC के कौन कौन से टारगेट हैं, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यू मस्ट नो अबाउट इट ना। ओके, नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अपहिल टास्क, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन एनर्जी, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है डेफिसिट ऑफ 83 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि इंडिया को कितना अचीव करना है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय दिसंबर 2022 तक हमको अचीव करना है। बट इंडिया का डेफिसिट कितना है, टारगेट 83 गीगावाट है। इंडिया जो है करंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है 93 गीगावाट है मार्च 2021 में। बट इंडिया को अचीव कितना करना है 2022 तक 175 गीगावाट। रिसेंटली जो है लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो भी हमारा कम हुआ है 450 गीगावाट बाय 2030 है। ठीक है, वो भी हमारा हमने पैक किया था जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा इतना हो चाहिए 450 गीगावाट बाय 2030। टारगेट एंड स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो हम देख लेते हैं सेक्टर वाइज क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं और कितना करंट स्टेटस है इंडिया ने अचीव किया है।
ठीक है। तो नेशनल सोलर मिशन जो है टारगेट उसका क्या है कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी हमको अचीव करना है, पर इंडिया ने अभी कितना अचीव किया है, 39 गीगावाट कैपेसिटी अभी तक सिर्फ इंस्टॉल्ड हुई है। ठीक है। रूफटॉप सोलर एनर्जी का टारगेट कितना है, 40 गीगावाट है, जो कि 4.4 गीगावाट ही हमने अचीव किया है। विंड का एनर्जी का टारगेट 60 गीगावाट है, अभी कितना है, 37.7 गीगावाट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है, जो कि 2015-16 में लॉन्च किया गया था फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिमोट लोकेशंस में बढ़ाने के लिए, तो उसका टारगेट था 9700 सर्किट किलोमीटर, बट अभी कितना है, 7365 सर्किट किलोमीटर्स। ठीक है। तो दिस इज़ द टारगेट एक बार आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं, जनरली एक आध आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितना टारगेट है कितना, बट वेरी इम्पॉर्टेंट तो है ये, क्योंकि क्या होता है जनरली यूपीएससी कभी एज एन फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछते, बट को एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, आपको ऐसा ना हो कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने। तो ये सब भी थोड़ा बहुत उनके टारगेट से याद कर लीजिए कि कितना कितना किस किस चीज़ में टारगेट किया है। ठीक है, इंडिया ने। नाउ कम टू अदर ग्लोबल इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले यूरोपियन क्लाइमेट लॉ में आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है अभी अपने मेंबर स्टेट को उन्होंने बोला है कि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ ले आएंगे, जहाँ पे सारे जो यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं उनको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो जो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050 कर लेंगे। ठीक है, एमिशंस जो है अपना वो कम कर देंगे, और जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उतना हमारा क्लाइमेट भी सेफ होगा बाय 2050। पार्टीज़ जो हैं वो एग्रीमेंट रीच करेंगे कि वो अपना ग्रीन हाउस गैस जो है एमिशन को रिड्यूस करेंगे बाय एटलीस्ट 50% बाय 2030। ठीक है, 1990 लेवल पे, और ये क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ पे। ठीक है, तो ये यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है। फिर न्यूजीलैंड ने जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स किसने लॉन्च किया है, न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। तो सबसे बड़ा फैक्ट यही हो जाता है, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज रूल्स लॉन्च किया है, तो वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, ये क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस किया है लॉ दैट विल रिक्वायर फाइनेंशियल फर्म्स, जो बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, फंड्स हो गए, वो एक्सप्लेन करेंगे हाउ आप कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे बाय 2050, और फाइनेंशियल सेक्टर भी इसका पार्ट होगा। ये क्या करेंगे, ये लॉ ब्रिंग करेगा क्लाइमेट रिस्क एंड रेजिलियंस, जो कि हार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस और डिसीजन मेकिंग में लाएगा। ठीक है, तो जो भी लेंड करेंगे वो सब चीज़ें ये सब देख के लेंड करेंगे कि एनवायरनमेंट को कितना नहीं इफेक्ट हो रहा है और कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। नाउ कम टू इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो अभी जनरली क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इंडिया ने अभी किसके साथ क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो यूएस के साथ आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, वर्चुअल लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट का, उस पर। ये समिट जो है किसका पार्ट है, बहुत सारी ग्लोबल जो मीटिंग है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनका पार्ट है, जो कि किसके अंदर हुई थी, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 जब हुआ था उसी टाइम पे ये भी हुआ था। यूएस ने सबमिट किया था कि अपना न्यू टारगेट सबमिट किया था कि उसका एम क्या था कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिड्यूस करेंगे बाय 50 to 52% बिलो 2005 लेवल्स। ठीक है, इंडिया यूएस पार्टनरशिप का जो है 2 मेन ट्रैक्स भी हैं, जो कि है पहला स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, जो कि सब्ज्यूम कर दिया है एग्जिस्टिंग प्रोसेस में। जॉइंट इनिशिएटिव जो है इसका एम क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ बढ़ानी है। ठीक है, ग्रीन कोलैबोरेशन बनाना है इंडिया के साथ। अदर इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव जो है, सबसे पहला है पेस, तो पार्टनरशिप फॉर टू एडवांस क्लीन एनर्जी। इसमें क्या है, 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी लो कार्बन ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करना है रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट करके। फिर यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस जो है, उसमें भी क्लीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करना है इन अनरिजर्व्ड रीजन ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के अनरिजर्व्ड रीजन है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज से जो भी रिलेटेड टॉपिक थे वो ख़त्म हो गए। नाउ लेट्स कम टू पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में सबसे पहला है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुट स्टार मार्क इन दिस। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इन नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 जो है लैप्स हो गया था अभी, बट रिसेंटली फिर से रिप्रोमलगेट किया गया है। तो मोर ऑन न्यूज़, तो अभी देख लेते हैं। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी थी। तो इसका जो था सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी थी, इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया, जो कि इस रीजन को, नेशनल कैपिटल रीजन जो है अपना और इंडो गंगा प्लेन वाला जो रीजन है, उनमें जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को उनको बॉडी मैनेज करने के लिए उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, जिसको नाम दिया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और वो किसको रिप्लेस करेगी? एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस करेगी, अगर ये बॉडी फंक्शनिंग में आ गई। और ये जो है जुरिडिक्शन किस किस स्टेट्स में करेगी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, जो स्टेट दिल्ली एनसीआर को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंस जो है उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया है। कहाँ कहाँ से स्टेक होल्डर्स होंगे इसमें? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी होंगे। ठीक है, हेफ्टी पीनल प्रोविजन जो है इसमें जेल टर्म्स कितना दिया गया है? 5 ईयर्स तक। और फाइन जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ जो है एयर पॉल्यूशन कर रही हैं उन सबको फ़ाइन देना पड़ेगा। और जेल टर्म भी 5 ईयर्स है, एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स को नहीं बोला गया कि फार्मर्स इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, जो कि ठीक है, तो फार्मर्स इसके अंदर नहीं आएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको एक बार और से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर पावर प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले आपको पता होना चाहिए सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक क्वेश्चन आ चुका है कि सीपीसीबी हमारी कौन सी बॉडी है, और एनजीटी पे आया था। तो सीपीसीबी जो है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द कौन से एक्ट के अंदर? वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर। और इसको फंक्शंस कहाँ प्रोवाइड होते हैं? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर। ठीक है, और ये जो है टेक्निकल फील्ड फॉर्मेशन और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तीनों एक्ट के अंदर इसके प्रोविजन जो है मेंशन है। बट स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंदर है? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंदर 1974। ठीक है, उसके अंदर है। तो ये न्यू एमिशन नॉर्म्स किसने रिलीज़ किए हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किए हैं। अभी उन्होंने डेडलाइन क्या है टीपीपी के लिए एक्सटेंड कर दिया है अप टू 3 ईयर्स, कि आप नॉर्म्स पे कंप्लाई कर सकें। बैकग्राउंड क्या है? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जो है कि पार्टिकुलेट मैटर जो हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मर्करी हो गया, और वाटर यूज़ जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कितना यूज़ करते हैं उनके लिए एक नॉर्म बनाए थे। ठीक है, बट इनिशियली इंडिया जो है 2017 डेडलाइन जो है थर्मल पावर प्लांट में सेटअप की गई, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट, जो कि एमिशन कितना कट करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन को कट करेगा। तो ये जो है ये यूनिट जो है ये किस लिए इंस्टॉल किया जाता है? कि SO2 जो हमारा एमिट हो रहा है उसको कट करने के लिए। बट ये पोस्टपोन हो गया। ठीक है, बिकॉज एंड हो गया 2020, एंड हो जाएगा डिफरेंट रीजन में। डेडलाइन जो है फिर से दिसंबर 2022 तक पुश कर दी गई है सारे पावर स्टेशंस के लिए इन अ कंट्री। ठीक है, नाउ कम टू की हाईलाइट्स ऑफ द न्यू गाइडलाइंस। तो क्रिएशन ऑफ अ टास्क फोर्स, तो सीपीसीबी जो है हमारी वो टास्क फोर्स क्रिएट करेगी फॉर थर्मल पावर प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, जहाँ पे देखिए लोकेशन पे बेस में, जैसे कि कैटेगरी ए है तो थर्मल पावर प्लांट विद इन 10 किलोमीटर, नेशनल कैपिटल रीजन जो हमारा दिल्ली है उसके 10 किलोमीटर जितने भी थर्मल पावर प्लांट है इन सिटीज़ विद जहाँ पे 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो एंड कब होगा उसके लिए डेडलाइन 2022 तक। कैटेगरी बी जो है TPPP नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जो कि दोज विद इन 10 किलोमीटर्स में अंदर आते हैं बट क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज है। ठीक है, 31 इसके लिए डेडलाइन कितनी है? दिसंबर 31, 2023 तक। और कैटेगरी सी जो है कोल फायर पावर प्लांट्स हैं जो कि रेस्ट ऑफ एरियाज़ में है, वो दिसंबर 31, 2024 उनके लिए डेडलाइन है। ठीक है, नाउ कम टू एग्जेम्पशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिटायरमेंट। तो टीपीपी जो थर्मल पावर प्लांट है बिफोर दिसंबर 31, 2025 जो है वो रिटायर हो रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं अपना जो अंडरटेकिंग सीपीसीबी को, तो उनके लिए कोई भी स्पेसिफाइड नॉर्म्स नहीं है, कोई भी उनके लिए ये नहीं है कि वो कोई स्पेसिफाइड नॉर्म्स को मीट करेंगे। ठीक है, उनके लिए ये एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, पेनल्टी प्रोविजन क्या है? इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस पेनल्टी आपको कितनी देनी पड़ेगी? 0.20 रुपीज़ पर यूनिट। जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो उसका 0.20 रुपीज़ पर यूनिट का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डेडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इंडियाज़ SO2 NOx PM 2.5 एमिशन बाई सोर्सेज आप देख सकते हैं, पावर सेक्टर से, इंडस्ट्री से कितना है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एमिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? पावर सेक्टर से हो रहा है। ठीक है, तो पावर सेक्टर से सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है।
और SO2 है हमारा जो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में आ जाते हैं। तो न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो सेंटर ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कोल और लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट जो है वो 100% यूटिलाइजेशन करेंगे फ्लाई ऐश का विद इन 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। 3 से 5 साल के अंदर जो है कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट वो 100% यूटिलाइजेशन करेंगे फ्लाई ऐश का, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है? अगर थर्मल पावर प्लांट जो है नॉन कंप्लेंट थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो फाइन कितना पे करेंगे? 1000 पर टन ऑन अनयूटिलाइज्ड ऐश, ठीक है। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल आपको पता होगा, पहले हम क्या फॉलो करते थे? बेनिफिशियल पे, जो बेनिफिट का जो जिससे बेनिफिट हो रहा है वो हमें पे करेगा। बट हम पॉल्यूटर्स पेस प्रिंसिपल अब फॉलो कर रहे हैं कि जो पॉल्यूट कर रहा है, जिसके कारण पॉल्यूटेड हो रही हैं हमारी सिटीज़, वो जो है हमको पे करेंगे जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कलेक्टेड फाइन्स जो है वो डिपॉजिट किस में होगा? CPCB का जो एक्चुअल फंड है, डेजिग्नेटेड अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। ये किस रूल्स पे बेस्ड है? फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी जो आई थी उस पे बेस्ड है, ठीक है। अबाउट फ्लाई ऐश होता क्या है? ये एक फाउन पाउडर होता है जो बाई प्रोडक्ट होता है। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे वो निकलता है इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट से। वो जो है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर के कारण जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और ये पोर्टलैंड सीमेंट को रिअसेंबल करता है और केमिकली डिफरेंट होता है। कंक्रीट की तरह सीमेंट प्रोडक्ट रोड बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर की सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट फ्लाई ऐश जो है जनरली टॉक्सिक होता है ड्यू टू, क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स होते हैं और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर पावर प्लांट्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मरीन लिटर, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो कंट्रीज़ ने अभी जहाँ जो भी कंट्रीज़ अक्रॉस द ओशियन है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मरीन प्लास्टिक लिटर जो है उसको टैकल करेंगे अंडर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आप ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा IMO और FAO। विथ इनिशियल फंडिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे करेगी, ठीक है। प्रोजेक्ट का एम क्या है? कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और फिशिंग सेक्टर है उनको हेल्प करेगी कि वो जो है लो प्लास्टिक फ्यूचर को क्रिएट करे, ठीक है। प्लास्टिक कम यूज़ करें, ठीक है, ओशियंस वगैरह में। इस गोल को अचीव करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असिस्ट किया जाएगा कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं, जैसे कि वो प्लास्टिक वगैरह ओशियंस में ना यूज़ करें, उनको कंट्रोल करें, उनको रिड्यूस करें, ठीक है, उनको प्रिवेंट करें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिस पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो शिपिंग सेक्टर है उसमें प्रोवाइड करें और मरीन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो हो रहा है शिप्स के कारण उनको प्रिवेंट करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। नाउ कम टू व्हाट इज़ मरीन लिटर। तो मरीन लिटर जो होता है वो परसिस्टेंट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस सॉलिड मटेरियल होता है जो कि सी में डिस्कार्ड किया जाता है बीचेस में या फिर रिवर लेकर आती है इनडायरेक्टली, और जो हमारे वाटर्स को पॉल्यूट करता है उसे ही हम बोलते हैं मरीन पॉल्यूशन, ठीक है। एटलीस्ट 8 मिलियन टन्स जो है प्लास्टिक का वो हमारे ओशियंस में है एवरी ईयर वो जनरेट होता है, और 80% ऑफ ऑल मरीन डेब्रिस जो है वो सरफेस वाटर से आया है टू डीप सी सेडिमेंट्स। प्लास्टिक बॉटल जो है हमारे 450 साल के लिए मरीन एनवायरनमेंट में रहती है जो कि हमारे मरीन स्पीसीज जो हैं ओशियंस में उनको इफेक्ट करती है, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? केमिकल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। केमिकल पॉल्यूशन जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हो गए, इनके कारण जो है हमारा ओशियंस को इफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम केमिकल पॉल्यूशन। क्रूड ऑयल जो है जनरली अगर ओशियन में गिर गया तो वो बहुत सालों तक रहता है और उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर लाइट पॉल्यूशन, जैसे कि लाइट पॉल्यूशन पेनिट्रेट्स अंडर द वाटर, ठीक है, जो भी हमारी अंदर जो जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, जो बिना लाइट के हमारे जो स्पीशीज़ रहते हैं उनके लिए लाइट अगर पेनिट्रेट हो जाए तो उनका रिदम जो है सर्काइडियन रिदम जो बोलते हैं वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वो स्पीशीज़ जो है डेड होने लगते हैं, तो उनको इफ़ेक्ट ज़रूर करता है लाइट पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है ये पर्सिस्टेंट साउंड अगर हम सुन रहे हैं, सोनार नेविगेशन आपको पता होगा, आप जो है सोनार नेविगेशन करते हैं हम नीचे तक, ठीक है, कि हम आवाज़ भेजते हैं, अगर वो लौट के आ जाए तो मतलब वहाँ पे पत्थर या फिर वहाँ पे कोई स्पीशीज़ है तो उससे भी हमारी जो मरीन एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो रही है। अननेचुरल नॉइज़ेस जो हैं वो कम्युनिकेशन वेल्स और एक्सहेलेशन करती हैं, माइग्रेशन को डिस्टर्ब, माइग्रेशन, हंटिंग और रिप्रोडक्शन पैटर्न जो है मरीन एनिमल्स का उसको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो अदर फॉर्म्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन ये हो गए।
नाउ कम टू कॉजेज़ ऑफ मरीन लिटर। तो सी बेस्ड सोर्सेज कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जो डिसगार्डेड फिशिंग गियर होते हैं, जैसे हम फिश पकड़ने गए और कुछ कुछ फिशिंग गियर होते हैं वही फेंके जाते हैं, तो वो जो है अफेक्ट करते हैं हमारे फिश को। शिपिंग एक्टिविटीज़ जो हो गई, ओशन माइनिंग हो गई, ठीक है। लैंड बेस्ड पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? अर्बन स्टॉर्म रन ऑफ हो गए, ठीक है। सीवर आउटफ्लोस हो गए, टूरिज्म और रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ कोस्ट, ठीक है। टूरिज्म और रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ कोस्ट कैसे हो गया? वहाँ पे लोग जाके बॉटल्स फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट्स फेंक देते हैं, तो वो भी इफेक्ट करती है हमारे स्पीसीज़ को। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी इफेक्ट करती है, क्योंकि वार्म वाटर जाता है, तो आपको पता होगा वार्म वाटर जब जाता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारा कम हो जाता है मरीन ओशंस का। फिर माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक। प्लास्टिक फ्रेगमेंटेड जो है स्मॉल पार्टिकल्स में जाते हैं अंडर द यूवी सोलर रेडिएशन और विंड करंट्स और अदर नेचुरल फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शॉर्टेज, ठीक है। पुअर प्रैक्टिसेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिसेस जो हैं बहुत पुअर हैं। इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक, ठीक है, among the public about the action, or inadequate legal and enforcement system. So these are the causes of marine litter. Now let's come to effects of marine litter. तो on marine environment, तो death of marine species very fortunate, क्योंकि obviously अगर इतनी सब चीज़ें जाएंगी तो हमारे marine species जो हैं वो बहुत ही vulnerable होते हैं इन सब चीज़ों के, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्लोटिंग प्लास्टिक जो है वो जनरली स्प्रेड कंट्रीब्यूट किस में करता है? इन्वेजिव जो मरीन ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया को स्प्रेड करता है, और जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो हमारा फ्लो होता है एग्रीकल्चर के थ्रू, वहाँ पे एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, जब भी उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जब भी न्यूट्रिएंट जो है एक्सेसिव रन ऑफ होता है तो हमारे जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर की सनलाइट को जब एल्गल ब्लूम्स हमारे ज़्यादा आ जाते हैं तो ऊपर की सनलाइट जो है ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण नीचे के जो एनिमल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, तो वो डेड जोन्स क्रिएट होते हैं। तो डेड जोन्स क्या बोलते हैं? उन एरियाज़ को बोलते हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन करना बिल्कुल पॉसिबल ना हो, क्यों? बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन, ठीक है। तो देयर आर नाउ अराउंड 500 ऑफ दीज डेड जोन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। 500 डेड जोन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा, आपको पता होगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जो है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये कौन सा एरिया है? इक्वेटोरियल नॉर्थ पैसिफिक वाला एरिया है, जहाँ पे प्लास्टिक लिटर जो है वो कंसनट्रेट हो गया है इन सर्टेन एरियाज़ में, जिसको जायर्स बोलते हैं ड्यू टू ओशन करंट्स, क्योंकि ओशन करंट्स जो है सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही हैं, तो नॉर्थ पैसिफिक जायर बोलते हैं। उसी में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन गया है, जिसके कारण यहाँ के जो स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू ऑन फूड एंड हेल्थ। फिश और अदर मरीन लाइफ जो हैं वो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ह्यूमन फूड चेन में वो एंटर करता है, और उसके कारण बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन होता है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन जो है फूड चेन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन जो है किसी एक पार्ट में वो ज़्यादा हो जाएगा और वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा तो फूड चेन में, तो उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक लॉसेस। तो कोस्टल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके कारण इन सब चीज़ों के कारण जो एक्सपेंडिचर है कोस्टल कम्युनिटीज़ का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल और इन सब के कारण, जो कि हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी अफेक्ट कर रही है, ठीक है, और मरीन लाइफ को डिवाइड कर रही हैं। शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो हायर इम्पैक्ट हो रहा है बाई हायर कॉस्ट एसोसिएटेड विद फॉल्ड प्रॉपल्स, ठीक है, रिमूविंग लिटर और मैनेजिंग वेस्ट। फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो रिड्यूस, कैच वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नेट्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, और अफेक्ट किसको कर रहा है? कोस्टल एक्वाकल्चर को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इनिशिएटिव टू रिड्यूस मरीन लिटर। तो लंदन कन्वेंशन जो है प्रोटोकॉल वो लॉन्च किया गया। ये जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कब आया था? 2006 में आया था। ये किससे रिलेटेड है? रेगुलेट क्या करता है? जो वेस्ट हम डंप करते हैं शिप के द्वारा उसको रेगुलेट करता है, परमिटिंग सिर्फ कुछ टाइप के नॉन हार्मफुल जो वेस्ट है उनको डंप करने की परमिशन दी है, बाकी और सबको नहीं दी है। तो ये लंदन कन्वेंशन आपको याद करना है। फिर आते हैं मार्पोल। मार्पोल जो है आईएमओ का इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ये रेगुलेट क्या करता है? जो भी हमारे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं ड्यू टू गार्बेज उनको प्रिवेंट करता है और प्लास्टिक के डिस्चार्ज को मना करता है सी में बाय द शिप्स, ठीक है। फिर आते हैं जीपीए, जो उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। ये क्या है? यूनिक इन्वायरमेंटल इंटरगवर्नमेंटल मैकेनिज्म है जो कि लैंड बेस्ड पॉल्यूशन है उसको काउंटर करता है।
फिर GPML ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर, ये क्या है, ये लॉन्च कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो रियो 20 समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस टाइम पे लॉन्च हुआ था रियो 20 जून 2012 में। ये एड्रेस क्या करेगा, मरीन लिटर की प्रॉब्लम्स जो है उसको एड्रेस करेगा बाय कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाके। और जो SDG 14.1 है जो कि मरीन पोल्यूशन को कम करने की बात किया गया है, उसको क्या करेंगे, उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। फिर इंडिया और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट लॉन्च किया है, सिटीज़ कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। तो प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो भी हमारे प्लास्टिक एंटर कर रहे हैं मरीन एनवायरनमेंट में, उन प्रैक्टिसेस को बंद करना है, उन प्रिवेंट करना है। एंड ये कौन करेगा, कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर जो हमारे जो तीन वो हैं पोर्ट्स हैं, वो करेंगे फॉर द 3.5 years। ये जो है किस लाइन पे बना है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है, जो कि किस पे फोकस कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए। और PM का विजन जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2020 जो है हमको फेज आउट करना है, ठीक है। तो दीज आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू मरीन लिटर। तो आपको ये मरीन लिटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं, ठीक है, ये इफेक्ट क्या करेगा, कॉजेज़ क्या क्या हैं, एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। और ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, किसका है, IMO और किसका IMO और यूनाइटेड नेशन FAO का है, और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है इनिशियल फंडिंग करेगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन। तो सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करते हैं। और पहली रिपोर्ट उन्होंने कब रिलीज़ की थी, 2015 में रिलीज़ की थी, ठीक है। ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है, ये 2020 वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। उसके बाद जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई, और फर्स्ट रिपोर्ट जो है 2015 में रिलीज़ की गई थी, ठीक है। की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। ड्राइवर्स हैविंग ग्रेटेस्ट, ठीक है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस कहाँ पे, मरीन एनवायरनमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, कौन कौन से ड्राइवर्स हो गए, हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है तो लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, जिसके कारण हम बीचेस के आजू बाजू घर बना रहे हैं, और आजू बाजू जब घर बना रहे हैं तो हम वहाँ पे वेस्ट डंप कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है हमारा जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है, चेंजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन सब के कारण अराउंड 90% जो मैंग्रोव्स या सी ग्रासेस है वो मार्श प्लांट स्पीशीज़ हैं, वो 30% ऑफ सीवर्ड स्पीशीज़ को हमारे जो है डैमेज कर रही है, एक्सटेंशन में है। और डेड जोन्स जो है, नंबर ऑफ़ डेड जोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेड जोन्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, जो कि हाइपोक्सिक जोन्स भी बोलते हैं, जहाँ पे लो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता वो स्पीशीज़ को, तो वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको डेड जोन्स बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ओपन ओशंस को अफेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है, बट हीट वेव्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी ओपन ओशन को बायोलॉजिकल पंप की जैसे चेंज कर रहा है, ओशंस की एबिलिटी चेंज कर रहा है कि वो एंथ्रोपोजेनिक जो कार्बन है उसको सिंक कर रहे हैं, तो उनकी जो ओशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आ रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू ब्लू नेचर अलायंस। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि 5 कोर पार्टनर्स ने लेड की है। पहला है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, मिंडेरो फाउंडेशन एंड रॉब एंड मेलेनी वॉल्टन फाउंडेशन। ये क्या है, इसका एम क्या है कि ओशन कंजर्वेटिव एरियाज़ हैं उनको एडवांस करना है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंक्लूड करना है, इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स करना है, ठीक है, इंडिजीनियस प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने हैं, इनोवेटिव प्लेस बेस्ड ऑन इंटरवेंशन डिज़ाइन, बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है उन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें करनी है। अलायंस जो है वो लार्ज स्केल में एफर्ट में हेल्प कर रहा है इन फिजी, लाओस, सी स्केप, अंटार्कटिका में, और ट्रिस्टन डा कूना आइलैंड जो है ग्रुप वहाँ पे हेल्प कर रहा है टू कलेक्टिवली वो जो है सिक्योर करें 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ओशंस को, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लू नेचर अलायंस। नाउ कम टू प्रेशर ऑन ओशन इकोसिस्टम। तो प्रेशर फ्रॉम चेंजेस इन क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। तो अपर ओशन वार्म हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा नीचे तो वार्म ही, अपर ओशन वार्म हो रहा है। ओशन, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्टिकल सेपरेशन है लेयर्स का वाटर का, कि नीचे का वाटर कोल्ड है, ऊपर का वाटर ज़्यादा गर्म है, तो वो जो है स्ट्रेटिफिकेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट इनपुट्स हैं वो भी हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, डीऑक्सीजनेशन इंक्रीज़ हो रहा है। क्लाइमेट इवेंट्स जो है, हीट वेव्स और ट्रॉपिकल
साइक्लोन ज़्यादा रह रहे हैं और सी लेवल भी राइज हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स कैसे हैं, फिशरीज़ वगैरह ओवर फिशिंग वगैरह हो गई, ठीक है, कैच आप फिशरीज़ को करते हो फिश गियर से, वो सब हो गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए मरीन पॉल्यूशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया कोस्टल डेवलपमेंट के कारण, लैंड बेस्ड पॉल्यूशन हो गया, एंथ्रोपोजेनिक नॉइज़ हो गया, ठीक है, सोर्सेज लाइक वेजल्स, ऑयल गैसेस, ठीक है, शिप स्ट्राइक्स, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, ऑयल स्पिल्स वगैरह हो गए, और अदर प्रेशर्स क्या क्या हैं, इन्वेजिव स्पीसीज और क्लाइमेट रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम सडन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन फ्रॉम मरीन हाइड्रेट्स, ठीक है। तो दीज आर अदर मेजर प्रेशर्स। नाउ कम टू इलीगल सैंड माइनिंग। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है सैंड माइनिंग नियर रिवर वजेस। तो न्यूज़ में क्या है कि ये क्यों किया गया है कि जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसको हम चेक करने के लिए किए गए हैं, जो कि हमारे जो रिवर ब्रिजेस हैं उनको थ्रेटन कर रही हैं। तो माइनिंग जो है सिर्फ वाटर फ्लो को डाइवर्ट नहीं करता, बट वो फाउंडेशन जो है ब्रिज, जिस फाउंडेशन पे ब्रिज बना है उसको भी थ्रेटन करता है। तो अबाउट इलीगल सैंड माइनिंग, तो सैंड जो है हमारा क्या है, माइनर मिनरल है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। सैंड क्या है, माइनर मिनरल है। किस एक्ट के अंदर, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर। देयरफॉर सैंड माइनिंग कौन रेगुलेट करेगा, हमारी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी। तो सैंड माइनिंग को कौन रेगुलेट करेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सैंड जो है हमारा माइनर मिनरल है। कॉजेज ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग क्या होंगे, सप्लाई डिमांड मिसमैच, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन, इंडिया का एनुअल यूज़ जो है कंस्ट्रक्शन में वो ट्रिपल हो गया है सिंस 2000, जो कि सैंड प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है 150 to 200% इन 2 ईयर, जिसके कारण सैंड माफिया का ग्रोथ जो है ज़्यादा हो रहा है। इनफेक्टिव पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, उसके कारण भी हो रहा है। नेक्सस बिटवीन माइनिंग कंपनीज, ब्यूरोक्रेसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके कारण भी इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है। स्टेप क्या लिए हैं प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल माइनिंग, एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 रिलीज़ किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे इलीगल माइनिंग के लिए। और ऑल्टरनेटिव टू सैंड डेवलप किया है लाइक फ्लाई ऐश, स्लैग एंड पाउडर्ड ग्लासेस एट्सेट्रा, ये सब जो है ऑल्टरनेटिव यूज़ किए हैं सैंड के, कि आप जो है ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम जो है उनको इम्पैक्ट होता है लाइक फिशरीज़, लैंड लॉस होता है इनलैंड और कोस्टल इरोजन के कारण, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं, वाटर फ्लो चेंज होता है, मरीन करंट्स वगैरह चेंज होते हैं, वाटर सप्लाई जो होता है, वाटर टेबल हमारी लोअर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिजेस वगैरह, एम्बैंकमेंट्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर वो डैमेज करता है। क्लाइमेट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट एमिशंस होते हैं, सीमेंट से भी सीमेंट प्रोडक्शन जो होता है उससे भी एमिट होते हैं। लैंडस्केप कोस्टल एरोजन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि फ्लड, ड्राउट, स्टॉर्म सर्ज, और ये सब जो ही इसके कारण होते हैं लीगल सैंड माइनिंग के, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरमेंट। बायोडाइवर्सिटी मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।